नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एक्सेलेंट करियर एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी एग्ज़ाम के लिए टॉप 20 जीके और जीएस को डिस्कस करने वाले हैं। ये वैसे क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे क्वेश्चंस। दोस्तों, ये इस सीरीज़ का ये हमारा वीडियो नंबर 8 है, यानी 8वां वीडियो है। और इसके पहले 7 वीडियो हमारे चैनल पर इस सीरीज़ का 7 वीडियो अपलोड हो चुका है। तो आप अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप वे सारे वीडियो को भी ज़रूर देखें और उसमें भी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस शामिल हैं जो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प पहुंचाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं और देखते हैं आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या रहने वाला है। और ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में निश्चित ही हेल्प करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक बात और, आप वीडियो देखें और वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी ज़रूर करें। ठीक है, तो चलिए आज का हम लोग सेशन शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कि शिशु योजना के तहत अनुमेय ऋण की अधिकतम राशि क्या है। ठीक है, यानी शिशु योजना के तहत जो है वो कितनी राशि प्रदान की जाती है ऋण के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा 50,000। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? 50,000। आप इसे याद रखेंगे, शिशु योजना के तहत कितनी अधिकतम ऋण की राशि दी जाती है, वो 50,000। ठीक है, और किशोर को कितनी दी जाती है? किशोर को 50,000 से 5 लाख रुपया तक ऋण दी जाती है। ठीक है, कितना? 50,000 से 5 लाख। और तरुण को कितना दिया जाता है? 5 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक का उसका रेंज है। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख है ना, अधिकतम कितना? 10 लाख तरुण को दिया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन से इतना याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन देता हूँ कि यहाँ पर देखिए मुद्रा जो लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। ठीक है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना यहाँ जो लिखा हुआ है इसमें मुद्रा का फुल फॉर्म क्या है, आप इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? अवध किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1920 ईस्वी। आप इसे याद रखेंगे, इसका राइट आंसर क्या है? 1920 ईस्वी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे 1920 ईस्वी, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं दोस्तों। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है? हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से किस शहर में देव दीपावली, ठीक है, निम्नलिखित में से किस शहर में देव दीपावली उत्सव मनाया जाता है? ठीक है, आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर होगा वाराणसी। ठीक है, वाराणसी में देव दीपावली उत्सव मनाया जाता है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में रिपीट हो सकता है दोस्तों, तो इसलिए आप इसका आंसर याद रखेंगे। चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जवाई बांध क्या है दोस्तों? जवाई बांध। ठीक है, जवाई बांध जवाई नदी पर स्थित है ना। जवाई बांध कहाँ पर है? जवाई नदी पर है, आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? जवाई बांध जवाई नदी पर बना एक जलाशय है। ये एक जलाशय है, जवाई बांध क्या है? एक जलाशय है और कहाँ पर है? जवाई नदी पर है, जो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, तो आपको ये बताना है कि जवाई बांध जो है वो जवाई नदी पर तो बना हुआ है और ये जो जवाई नदी है वो किसकी सहायक नदी है? ठीक है, आपको ये बताना है जवाई नदी किसकी सहायक नदी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है लूनी नदी। जवाई नदी जो है वो लूनी नदी की सहायक नदी है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। और आप इस क्वेश्चन के लिए ये भी याद रखेंगे कि जवाई बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो जवाई नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ आप और याद रखेंगे कि ये जवाई बांध है कहाँ दोस्तों? ये जवाई बांध जो है वो राजस्थान में है। कहाँ पर है? राजस्थान। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, जवाई बांध कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन एक लौह खनिज है? ठीक है,
लौह खनिज कौन सा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन से सेलेक्ट करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लौह खनिज कौन सा है दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैग्नीज। मैग्नीज जो है वो एक लौह खनिज है। मैग्नीज क्या है दोस्तों, एक लौह खनिज है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, मैग्नीज क्या है, एक लौह खनिज है। तो चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसके पहले थोड़ा सा हम लोग और देख लेंगे इसमें कि मैग्नीज जो है इसका केमिकल सिंबल जो होता है वो Mn होता है और इसका परमाणु संख्या कितना होता है, 25 होता है। आप इसे याद रखेंगे, ये एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ से अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, जीका विषाणु रोग मुख्य रूप से मच्छरों की कौन सी प्रजातियों के द्वारा प्रसारित विषाणु के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, जीका रोग जो है ये कौन से मतलब मच्छर की प्रजाति के द्वारा फैलता है, आपको ये बताना है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, एडीज मच्छर। ठीक है, एडीज मच्छर जो है ये जीका विषाणु को, है ना, जीका विषाणु को जो है ये प्रसारित करने का काम करता है। आप इसको याद रखेंगे, एडीज मच्छर। एडीज मच्छर काटने से ही डेंगू, चिकनगुनिया ये सारी बीमारी फैलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है। अब दोस्तों यहाँ पर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये एनोफिलीज, है ना। एनोफिलीज मच्छर जो है ये हम लोग मेनली इसको कौन सा मच्छर के कैटेगरी में हम लोग देख सकते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर, है ना। मादा एनोफिलीज मच्छर जो है उसके काटने से मलेरिया फैलता है। ठीक है, और मलेरिया के लिए कौन सा परजीवी जो है वो जिम्मेवार है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है दोस्तों, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कहाँ पर होगा, राजस्थान में। ठीक है, आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग देखें दोस्तों, अरावली पर्वतमाला जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी, है ना, सबसे ऊंची चोटी जो है उसका नाम क्या है, इसका नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है, गुरु शिखर। ठीक है, गुरु शिखर जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी है, आप इसे याद रखेंगे। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ये गुरु शिखर जो है वो राजस्थान में कहाँ है, तो राजस्थान के माउंट आबू में है। कहाँ पर, राजस्थान के माउंट आबू, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ और इन्फॉर्मेशन देखेंगे कि भारत की सबसे पुरानी पर्वत के बारे में अगर पूछा जाए, सबसे पुराना पर्वत जो है वो अरावली पर्वत ही है। ठीक है, अरावली पर्वतमाला, तो आप इसमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन होता है कि क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन K1 का दूसरा नाम है। ठीक है, विटामिन K1 का दूसरा नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसका जो दूसरा नाम होगा विटामिन K1 का, इसका दूसरा नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, क्या नाम है, फाइलोक्विनोन। आप इसका राइट आंसर क्या याद रखेंगे, फाइलोक्विनोन। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे दोस्तों, कुछ और इन्फॉर्मेशन हम लोग देख लेते हैं कि विटामिन के जो है ना, विटामिन के जो है इसकी कमी से अगर बॉडी में इसका कमी हो जाता है तो इससे जो है वो रक्त का थक्का नहीं जमता है और इससे एक रिलेटेड एक बीमारी हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीमोफीलिया। ठीक है, तो हीमोफीलिया जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन के, आप याद रखेंगे। और हीमोफीलिया में क्या होता है कि रक्त का थक्का नहीं बनेगा, मतलब अगर कहीं पर कट जाता है, अगर शरीर का कोई भाग कट जाता है तो वहाँ से अगर ब्लड का रिसाव होना शुरू होगा तो उसका ब्लड जो है वो क्लॉट नहीं होगा, है ना, रक्त का थक्का नहीं बनेगा। तो ये जो बीमारी होता है हीमोफीलिया वो विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ और हम लोग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे। निकोटिनिक अम्ल जो है, ठीक है, निकोटिनिक अम्ल जो है इसको हम लोग विटामिन B3 बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B3। निकोटिनिक अम्ल जो है वो विटामिन B3 का केमिकल नेम है। थायमिन जो है दोस्तों, यहाँ पर थायमिन विटामिन B1 को बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विटामिन B1 को थायमिन बोलते हैं। और रिबोफ्लेविन जो है वो विटामिन B2 को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, विटामिन B2 को। आप इस क्वेश्चन से इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, भू राजस्व की कौन सी प्रणाली के तहत स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है रैयतवाड़ी। क्या है इसका राइट आंसर, रैयतवाड़ी। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर, रैयतवाड़ी। तो आप इसे याद रखेंगे दोस्तों। यहाँ पर एक मैं और बता दूँ,
यहाँ पर एक और फैक्ट है कि रैयतवाड़ी जो है ये लागू कौन किया था, तो इसका रैयतवाड़ी जो लागू किया गया वो कौन थे, तो सर थॉमस मुनरो। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि रैयतवाड़ी लागू किसने किया तो आपका जवाब होगा सर थॉमस मुनरो। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 239। ठीक है, अनुच्छेद 239, आप इसका राइट आंसर याद रखेंगे। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। हिंद महासागर विश्व का, ठीक है, यहाँ पर खाली स्थान दिया हुआ है महासागर है, तो हिंद महासागर के बारे में आपको बताना है, तो कौन सा यहाँ पर सही है आप उसे छाट करके यहाँ पर आपको लिखना है, मतलब आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हिंद महासागर जो है वो विश्व का ये तीसरा, ठीक है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। दोस्तों आपको बताना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। ठीक है, आपको बताना है विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन कौन सा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से किस गुरु ने गुरुमुखी लिपि को आरंभ किया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है गुरु अंगद देव। ठीक है, गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ हुआ था वो किनके द्वारा किया गया था, गुरु अंगद देव, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको यहाँ पर ये बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइए सिखों के कुल कितने गुरु हुए, है ना, सिखों के कुल कितने गुरु हैं ये आप बताइए, और आपको ये बताना है सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए। ठीक है, सिखों के अंतिम गुरु कौन हुए ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए, कुल कितने और सबसे अंतिम जो गुरु थे उनके बारे में आपको बताना है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा महोत्सव माही और सोम नदियों के संगम पर मनाया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर है बानेश्वर। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, बानेश्वर, और ये राजस्थान में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाया जाता है, राजस्थान में। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, राजस्थान में। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो मरियम्मन महोत्सव है, ठीक है, मरियम्मन महोत्सव ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में मनाया जाता है। सरहुल जो है वो झारखंड में मनाया जाता है, और इसके बारे में तो अभी आप देख लिए राजस्थान। और ये ट्यूलिप महोत्सव जो है वो कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। आप इस क्वेश्चन से इतना सारा इन्फॉर्मेशन आप रख सकते हैं। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, किसी उदासीनीकरण अभिक्रिया में एक नया पदार्थ बनता है जिसे क्या कहते हैं। उदासीनी अभिक्रिया है ना होने में जो नया पदार्थ बनता है उसको क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है दोस्तों लवण। क्या कहा जाता है, लवण। जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तो उसमें दो चीज़ मुख्य रूप से बनते हैं। क्या बनते हैं, एक लवण बनेगा और दूसरा जल मिलेगा। ठीक है, तो लवण और जल। ठीक है, उदासीनी अभिक्रिया में लवण और जल बनते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, लवण। धावन सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है, Na2, है ना, Na2CO3, ये धावन सोडा का केमिकल फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, खाने वाला सोडा का क्या होता है फार्मूला, NaHCO3। ठीक है, ये खाने वाला सोडा का केमिकल फार्मूला है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। ठीक है, तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 1980 ईस्वी में। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980 ईस्वी में हुई थी, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कहता है किसकी सलाह पर गांधी जी ने ब्रिटिश भारत की यात्रा करते हुए भूमि और उसके लोगों को जानने में 1 वर्ष बिताया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले।
दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। अगर आपसे पूछा जाए महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे तो आपको बताना है गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है दोस्तों, आप बहुत बार ये सुने होंगे लाल बाल पाल। ठीक है, लाल बाल पाल। ठीक है, तो इसमें कौन कौन लोग आते हैं? ठीक है, तो लाल बाल पाल में लाल मतलब हो गया लाला लाजपत राय। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, बाल मतलब हो गया बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, और पाल मतलब हो गया विपिन चंद्र पाल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है लाल बाल पाल मतलब ये लाल मतलब लाला लाजपत राय, बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल मतलब विपिन चंद्र पाल। ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको इतना सारा जानकारी रखना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में पुर्तगालियों ने गोवा पर विजय प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका राइट आंसर है 1510 ईस्वी। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है? यानी किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व न्यूनतम है और किस जनगणना के तहत? 2011 की जनगणना के तहत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। आपको ये याद रखना है अरुणाचल प्रदेश की जो जनसंख्या घनत्व है वो न्यूनतम है। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो दोस्तों जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश की न्यूनतम है। तो आप ये बताइए कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो अधिकतम है? मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, अगर आप अभी तक आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसके जो पीछे वाले वीडियो हैं वो आप देखिए, सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि किस राज्य की जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे अधिक है। यहाँ पर सबसे न्यूनतम का आंसर आपका आएगा अरुणाचल प्रदेश। तो सबसे अधिकतम क्या है जनसंख्या घनत्व, ये आप बताइए किस राज्य का ये जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होगा, हमारा अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है दोस्तों? कहता है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्लैक होल स्मारक स्थित है? ठीक है, ब्लैक होल स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, ब्लैक होल स्मारक जो है वो पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। जो कहाँ पर है दोस्तों? यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, ठीक है, कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के कोलकाता में जो है ये ब्लैक होल स्मारक स्थित है। आप इसे याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये बता दें ब्लैक होल की घटना कब हुई थी? ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैं बता दूं 1756 ईस्वी। ठीक है, ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 1756 ईस्वी में, आपको याद रखना है। और यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन था उसके अनुसार जो है आपका आंसर क्या है दोस्तों? यहाँ पर ब्लैक होल स्मारक कहाँ पर है? तो ये पश्चिम बंगाल है ना, यहाँ पर है, पश्चिम बंगाल में है, और वो भी कहाँ पर? कोलकाता में। ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं। और ये घटना कब हुई थी? तो 1756 ईस्वी में। ब्लैक होल की घटना कब घटी थी? 1756। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अब हमारा अगला क्वेश्चन क्या होता है, देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य झारखंड राज्य की जनजातियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंडारी नृत्य। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि हम लोग जो है वो 20 क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे ढंग से डिस्कस किए हैं, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी हम लोग जाने। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। ठीक है, और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और दोस्तों नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं, ठीक है, तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में अब इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।